हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपके एएलपी 2024 और एएलपी टेक्नीशियन, ठीक ना, लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए दोस्तों, और एनटीपीसी तीनों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा है। दोस्तों ये मैं चला रहा हूँ जो कि साइंस का है, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम आने की संभावना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक नहीं होगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक ना। हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है दोस्तों। आरबीसी में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में कि मोनोसाइट में? क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन यानी एचबी, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है दोस्तों? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक ना। आरबीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीसी का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, रेड ब्लड कॉर्पस होता है, रेड ब्लड कॉर्पस। और इसका जीवन काल यानी लाइफ टाइम याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, तो 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन आरबीसी का। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा। तो प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा मतलब स्प्लीन, स्प्लीन को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक ना। डब्ल्यूसी के बारे में जानते हैं कि वाइट ब्लड कॉर्पस होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देख लेते हैं दोस्तों दूसरा नंबर भी जबरदस्त क्वेश्चन है कि सूत्र C6 इस तरह है, C6H14, ठीक ना। H14 हाइड्रोकार्बन का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी इसका नाम बताना है दोस्तों कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम क्या है? हेक्सिन है, ये हेक्सेन है, ये हेक्साइन है कि हेप्टाइन है? क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और असंतृप्त में दोस्तों एल्केन के बाद एल्कीन। देखिए, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक ना, लेकिन समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन ये आते हैं, ठीक ना। एल्काइन याद रहेगा दोस्तों, एल्कीन और एल्काइन। बात करते हैं दोस्तों, देखिए बात करते हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक ना। और एल्केन क्या हो गया? एल्कीन का होता है दोस्तों, 2 कम कर दीजिए, CnH2n, यहाँ पर लिख दे रहे हैं CnH2n-2 होता है, -2 ये होता है एल्कीन का, ठीक ना। एल्काइन का बात करते हैं दोस्तों, एल्काइन का सूत्र, तो एल्काइन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n, ये होता है दोस्तों एल्काइन का, ठीक ना। तो मैंने तीनों सूत्र बता दिए दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है ये C6H14 की इसका सूत्र है, ठीक ना। तो पहला ही दोस्तों एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, ठीक ना। CnH2n+2 इसका सूत्र है दोस्तों, एल्केन का सूत्र है। तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो C6 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 और +2 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों एल्केन का है, तो यानी एल्केन यानी हेक्सेन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, फायरेट किसकी इकाई है? बताइए, फायरेट किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, चालकता की, धारिता की, प्रेरकत्व की? क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तीसरा का दोस्तों आंसर हो जाएगा धारिता। फायरेट किसकी इकाई है? धारिता की। बात करते हैं दोस्तों प्रेरकत्व की, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रेरकत्व का मात्रक यानी इकाई होता है दोस्तों हेनरी होता है, ठीक ना, याद रखेगा। प्रतिरोध का जानते हैं दोस्तों ओम होता है, लेकिन चालकत्व यानी कंडक्टेंस या चालकता या चालकत्व कहेगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मात्रक हो जाएगा प्रति ओम हो जाएगा। प्रति ओम यानी ओम के पावर -1, ठीक ना, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर देख लेते हैं दोस्तों, प्रोपेन का आणविक सूत्र बताना है। प्रोपेन का आणविक सूत्र, तो अभी मैंने एल्केन का सूत्र बताया दोस्तों, एल्केन तो CnH2n+2 होता है। अब प्रोपेन कितने नंबर पता है? पहले नंबर पर एल्केन आता है, दूसरे नंबर पर एल्केन का दोस्तों, पहले नंबर पर मीथेन आता है, मीथेन, ठीक ना। पहले नंबर पर मीथेन, उसके बाद मीथेन के बाद इथेन, और उसके बाद प्रोपेन। तो तीसरे पर आता है दोस्तों प्रोपेन, तो एन के जगह पर 3 रख दीजिए, तो
H यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूना के 6, 6 2 8 आ जाएगा, यानी C3H8 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, 4 एक जैसे प्रतिरोधक, प्रत्येक का प्रतिरोध R एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, जब भी समांतर क्रम में जुड़ता है तो ये वाला सूत्र लगता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक ना, 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरह यही लगता है। एक और है दोस्तों कि प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है, R ओम का है। तो R टोटल देखेंगे R दोस्तों इस तरह, अगर 1/R टोटल अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये रखेंगे दोस्तों, तो एलसीएम लेकर तो R हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, तो 1/R टोटल बराबर 4/R आ जाएगा। लेकिन केवल R टोटल अगर यार निकालना है दोस्तों, R टोटल तो तीसरा गुणा कर देंगे। ये है दोस्तों 1/R टोटल बराबर आया है 4/R आया है। तो R टोटल अगर निकालेंगे, R टोटल अगर निकालेंगे तो 4 R से इसमें गुणा हो जाएगा और 4 रहेगा नीचे, यानी R/4 हो जाएगा, R/4 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 का कहे चाहे 5 का कहे, ठीक है ना, 10 का कहेगा तो हो जाएगा दोस्तों R/10, 9 का कहे तो R/9 हो जाएगा जब समांतर क्रम में रहेगा, तब ना। ठीक ना, याद रखिएगा। 4 का कहा है तो R/4 हो जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बात करते हैं समांतर क्रम की दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध को कभी भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों तो वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक ना, लेकिन जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों तो धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पित्त के कारण, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, या यूरोबिन या यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण दोस्तों पीला होता है, तो ये होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है। धातु पूछ रहा है कि पहला धातु कौन है। ठीक ना, हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन का हीलियम है कि हाइड्रोजन है, कि सोडियम है कि लिथियम है, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो ये H2 लिखा है दोस्तों, तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस हो गया, ये भी हीलियम भी गैस होता है, सोडियम भी धातु होता है, लिथियम भी धातु होता है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, पहला धातु तत्व पूछा है तो पहले पर आ जाता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, उसके बाद यहाँ पर आता है लिथियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन दोस्तों आपको अधातु में गिनती होता है। हाइड्रोजन किस में गिनती होता है, अधातु में। हीलियम होता है दोस्तों गैस, और लिथियम क्या होता है, धातु। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, बताना है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। कोलेजन, इलास्टिन, रेशम की लिम्फोसाइट। तो देखिए दोस्तों, लिम्फोसाइट तो ये प्रोटीन नहीं होता है, WBC में पाया जाता है। ठीक ना, टी लिम्फोसाइट ये रोग प्रतिरोधक से लड़ने का काम करता है, रोगों से लड़ने का काम। तो ये ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ये प्रोटीन नहीं है। बाकी कोलेजन प्रोटीन भी होता है, इलास्टिन भी होता है और रेशम भी होता है। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गाय का दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों गाय का रंग पीला होता है। राइबोफ्लेविन के कारण, कैरोटीन के कारण, राइबोलोज के कारण कि जैंथोफिल के कारण। क्या आ जाएगा आंसर, आसान क्वेश्चन है। ये होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण दोस्तों दूध का रंग पीला होता है, गाय का दूध का रंग पीला। ठीक ना, याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों, देखिए दूध से दही जमता है दोस्तों, तो किस प्रक्रिया के द्वारा जमता है। दूध से दही जमने की प्रक्रिया होती है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक ना, और किस विधि द्वारा जमता है दोस्तों, तो ये किण्वन विधि द्वारा। याद रखिए, किण्वन विधि द्वारा। महत्वपूर्ण है दोनों, याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। और इसमें कौन सा भाग लेता है, तो लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज के कारण दोस्तों दूध से दही जमता है, लैक्टोज के कारण। लैक्टोज देखिए दोस्तों, मोबाइल से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक ना, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको केवल समझना है और पढ़ना है, एक सीट पक्का कर लेना है। ठीक ना, परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, बताइए। परमाणु किसके
बने होते हैं मुख्य रूप से, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के। क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों? 10 का चौथा सही हो जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बने होते हैं दोस्तों परमाणु, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ईटा परनाज, ईटा यानी थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। ईटा पर, प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, ठीक ना। और न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों चैडविक ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है तीनों। अगला देखते हैं 11 नंबर। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी तथा संक्षिप्त रेखा किसे निरूपित होता है? तो देखिए दोस्तों, विद्युत सेल ऐसा होता है ना दोस्तों, विद्युत सेल का ड्राइंग कैसे बनता है? ऐसा बनता है, ये छोटा होता है और ये क्या होता है? बड़ा, ठीक ना। तो ये हो गया विद्युत सेल। तो यही कह रहा है जो मोटी और संक्षिप्त रेखा होती है, संक्षिप्त छोटी रेखा होती है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसी को कहते हैं दोस्तों, ये होता है ऋण, ये बड़ा वाला होता है दोस्तों प्लस। तो कह रहा है मोटी तथा संक्षिप्त रेखा किसे निरूपित होता है? तो ये तो करता है दोस्तों ऋण को, ठीक ना। बड़ा वाला पूछता है दोस्तों, तो ये होता है धन को। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है? बी सी है, ए बी है, सी डी है, कि ए के है? क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों? 12 का पहला सही हो जाएगा दोस्तों बी सी। विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों पानी में घुलनशील होता है। ट्रिक है दोस्तों WBC। ट्रिक क्या है? WBC। W से वाटर, तो वाटर में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी होता है। बाकी ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होता है, ठीक ना। याद रखिएगा 12 का। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, एस्कार्बिकम, एस्कार्बिकम। अब बता दे रहा हूँ दोस्तों कि कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए दोस्तों, सिरका का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एसिटिकम। क्या होता है? एसिटिक होता है सिरका का। अब विटामिन सी का होता है दोस्तों एस्कार्बिक। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। एस्कार्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का, एसिटिक होता है दोस्तों सिरका का, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 12 हो गया, तो 13 देख लेते हैं दोस्तों। 13 है कि जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? बताइए कि जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, घनत्व, उत्प्लावन बल की घर्षण बल। क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्प्लावन बल। तो ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किसने दिया था दोस्तों? तो आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज ने दोस्तों उत्प्लावन बल दिया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों 14 नंबर। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद का गतिज ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका चाल दे दिया भी, ये क्या दे दिया दोस्तों? ये द्रव्यमान दे दिया एम। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। ये होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो गतिज ऊर्जा पर रखिए ½ m के जगह पर 0.5 mv², v के जगह पर 4, तो v² मतलब 4 × 4। तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 आ जाएगा, ठीक ना। और 2 ये 4 बच गया, 2 × 4, तो 2 से 4 में गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। और फिर इधर 1/2 है, तो 2 से कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 4 जूल आ जाएगा, ठीक है, 4 जूल। और वाला देख लेते हैं दोस्तों। जिस धातु को काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तांबा को, एल्युमिनियम को, लोहा को कि सोडियम को? क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। सोडियम को दोस्तों ये चाकू से काटा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, 15 हो गया ना, 14, 15, 16 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव ABO रक्त समूह का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो A, B और O, ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये पूछ रहा है, ठीक ना। रक्त समूह की कहे तभी भी विलियम ABO रक्त समूह की खोज किसने किया था? ऑप्शन है सो कार्ल लैंडस्नर, अल्बर्ट क्लाउडे, जॉर्ज वाल्ड की रोजर गुलिमेनिन। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? देखिए दोस्तों A, B और O रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्नर ने। एक बच गया दोस्तों AB।
तो अगर ए बी का पूछे दोस्तों कि ए बी का खोज किसने किया था, ए बी रक्त समूह का, तो याद रखिएगा दोस्तों कोस्टले और ईस्टरली 2 लोगों ने दोस्तों खोज किया है ए बी का, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, ठीक ना, परिसंचरण तंत्र अगर लगाते, ठीक ना, यहाँ पर तो कह रहा है दोस्तों कि रक्त समूह, तो रक्त समूह का हो जाएगा दोस्तों कार्ल स्टीनर, लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र कह देगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, तो ये हो जाएगा दोस्तों विलियम हार्वे। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये देखिए यही जो पॉइंट होते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में एकदम कन्फ्यूजन पैदा करते थे, याद रखिएगा दोस्तों विलियम हार्वे। बात करते हैं दोस्तों एंटीजन की, देखिए दोस्तों ए में एंटीजन पाया जाता है ए, बी में एंटीजन पाया जाता है बी, ए बी में एंटीजन दोस्तों ए बी में एंटीजन ए बी पाया जाता है, और ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ में। एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो एंटीबॉडी बी में, ए बी में नहीं पाया जाता है, ए बी में। तो ये थे दोस्तों 16 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन लगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।